हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर नांडगा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए सर एमटीपी की सीरीज 1 आ गई है सर। उसके मैं आंसर्स आज डिस्कस करूंगा। मैं आज आप लोगों के साथ इनकम टैक्स के केस सिनेरियोज और जो एमसीक्यू है उसके आंसर डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव और फिर जीएसटी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहना, फ्रेंड्स तक शेयर करना। सर मैंने आप लोगों के लिए ध्यान से सुनना सर, कोई भी बात स्किप की है या मिस हुई तो आपका लॉस। मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर्स विद स्टडी मैट क्वेश्चंस। फिर मैंने आप लोगों के लिए अच्छा मैराथन अभी आने वाला है सर। 23-24 को मैराथन रहेगा। ठीक। उसके बाद सर आप लोगों के लिए मैंने केस सिनेरियोस, एमसीक्यूज ये सब सॉल्व करवा चुके हैं। ये सब के इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है सर मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिए। आप टेलीग्राम में जाओ, पोस्ट में देखो, सब इंपॉर्टेंट लिंक जितनी भी हो सकती है सब मैंने शेयर किए। इनकम टैक्स, जीएसटी की, इवन समरी बुक वगैरह सब शेयर किए। तो आपको हर एक चीज मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप साथ बैठ के सर ये एमटीपी सॉल्व करो। कुछ लास्ट में जाते जाते टेक्निक सीख लो, कुछ की पॉइंट सीख लो, बहुत काम की बात है। और पसंद आए तो लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। सितंबर 2023 की देखो सर फर्स्ट एमटीपी है। आओ देखते हैं सर क्या कहानी है इस एमटीपी की। मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी, कितने स्टूडेंट इस बात को ध्यान दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं, राम मालिक। बट मैंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी स्टूडेंट्स को कि सर जब भी केस सिनेरियोज हो तो कभी भी केस सिनेरियोज पहले नहीं पढ़ना। इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। आप केस सिनेरियोज पहले पढ़ते हो, इससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे सर। आपको क्या करना चाहिए, नीचे आके सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस, एक क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो आप अपने माइंड को कि भाई सुन, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड ऊपर तेरे को चीजें मिलने वाली है। तो जब तू क्वेश्चन पढ़ेगा तो उससे रिलेटेड जितने लॉज है तेरे दिमाग में आना चाहिए साथ में। आप अपने दिमाग को ऐसे गाइडेंस देते हो, उससे क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने पहले भी ये चीज समझाई थी, लास्ट मई में भी ये चीजें समझाई थी। जितने स्टूडेंट ये कंसेप्ट और ये तरीका अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो स्टूडेंट नहीं ध्यान देते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इश्यूज आता है केस सिनेरियोज में, कई बार तो छुड़ भी जाता है एग्जाम्स में। तो देखो सर तरीका ये, पहले केस सिनेरियो देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट विल बी द What will be the index cost of acquisition of a residential house property at Gwalior for the computation of capital gain in the hands of Mr. Ramesh? आपको indexed cost of acquisition निकालना है। ठीक। और दूसरा, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल, आपसे पूछ रहा है सर कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ रमेश फॉर द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर। तो ऊपर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, नीचे कैपिटल गेन निकालना है। Next, the amount of capital gain taxable for the assessment year 23-24 in the hands of Ramesh for the sale of residential house property at Mumbai। एक ग्वालियर की प्रॉपर्टी हो गई, एक मुंबई की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56, सर ये आईयूएस में टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इन द हैंड्स ऑफ विशाल। ठीक है सर। What would be the amount of TDS available? TDS available, TDS कितना applicable है in respect of sale of house property? आपको याद हो तो सेक्शन 194 IA होता है सर, जहां पर हम इमोल प्रॉपर्टी सेल करते हैं और इमोल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से एक्सीड करती है तो उस केस में टीडीएस होता है सर। ठीक है, 1% टीडीएस होता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो लेट्स सी, अब केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सर। चलो ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, सीखो सर सीखो। बात सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग तक नहीं है, बात सीखने की है सर। आखिरी टाइम आ गया, अब नहीं सीखोगे टेक्निक और तरीके तो फिर कब सीखोगे सर। ध्यान दो, क्वेश्चन 1 क्या बोलता है केस सिनेरियो का। मिस्टर रमेश एन इंडियन रेसिडेंट परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर ऑन 28/5/1999 फॉर 28,50,000। सर इसने परचेज किया 1/4/2001 के पहले। जब भी मैं देखो, मेरे दिमाग में तो ऐसे चलता है सर, जब भी मैं कोई चीज 1/4/2001 से पहले की परचेज देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में दो बातें आ जाती है। सर 1/4/2001 की क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू मिलने वाली है मुझे, और हो सकता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे दे क्वेश्चन में। तो देखो, द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 was 33,50,000 एंड 32,40,000। हमने एक बात और भी सीखी है सर, हमने ये बात सीखी थी सर कि आप कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर लोगे, बट सर वो हायर वैल्यू आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये हमने बात सीखी थी सर। तो उस केस में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अगर ये तीन बातें हैं, है ना, ये तीन ही तो है ना सर।
हमें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखना है। तो इन 3 बातों में आप कौन सी कॉस्ट लोगे सर? सिंपल सी बात है, 28,50,000 दिया हुआ है, ये तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। फेयर मार्केट वैल्यू 33.5 है, व्हिचएवर इज हायर में 33.5, बट सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 32,40,000। तो मुझसे कोई पूछेगा तो अभी के हिसाब से होगा 32,40,000। बाकी आगे और पढ़ते सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो, ये क्या हो गया है? ठीक, on 5th Feb 2012, Ramesh entered into an agreement with Mr. Raju for the sale of the said property for 74 lakh and received an amount of 3,90,000 as advance. सर इसको एडवांस मिला 3,90,000। अच्छा ध्यान दो सर, एडवांस कब मिला? 1/4/2001 के पहले, ठीक है, सॉरी 1/4/2014 के पहले। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं पता है? सेक्शन 51 बीच में आता है सर। देखो, however, as Mr. Raju did not pay the balance amount, Ramesh forfeited the advance. हमने पढ़ के आया था सर, हम पढ़ के आए हैं कि सर सेक्शन 51 क्या बोलता था? एडवांस मनी फोर्फिटेड। एडवांस मनी फोर्फिटेड अगर 1/4/2014 के पहले हो तो कॉस्ट से माइनस होता है। सर 1/4/2014 के बाद हो तो वो आईयूएस में टैक्सेबल होता है। अब यहां पर एडवांस मनी फोर्फिट कितना हुआ है? 3,90,000। तो सर क्या हम ये 3,90,000 इसमें से माइनस करेंगे? यस, 3,90,000 आप इसमें से माइनस करेंगे सर। ठीक है, तो ये एक मिनट, 32 लाख था ना, 32,40,000, ठीक है, ये सही है। तो इसमें से 32,40,000 माइनस 3,90,000, तो ये आ जाएगा सर 28,50,000। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई सर। अपन को क्या चाहिए था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन करने के लिए क्या कर लेंगे? सिंपल है सर, इनटू 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 किस बेसिस में होता है सर? कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। देखो सर आगे कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, ऑन 15/4/2022 Mr. Ramesh sold the house property for 2.10 crore when the stamp duty value of the property was 2.33 crore. Wow. Further, he purchased 2 residential house property at Delhi and Mumbai for 54 lakh each. 2 घर परचेस किया है 54 lakh each के। वो तो बात का मैटर है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। बात ये है सर कि सर देखो, प्रॉपर्टी 28/5/1999 की थी, बेचा कब है? 15/4/2022 को। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया जिस टाइम सेल हुआ है? वो हुआ 22-23। तो उसका सीआईआई कितना है सर? 331। और बेस ईयर का सीआईआई कितना है? 100। तो हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 28,50,000 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा सर 94,33,500। ये हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। पहला क्वेश्चन तो यही बोला था ना सर, आपको बोला था देखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब उसके बाद इसने बोला था सर कैपिटल गेन टैक्सेबल फॉर द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ग्वालियर। अब सुनो आराम से, सर इसने घर बेचा है तो पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए सर हमने सी क्या है सर, सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। और 50C ने ये बोला सर इसने बेचा है, ध्यान दो सर, सेल कंसिडरेशन है 2,10,00,000। आप क्या करोगे सर? इसमें करोगे 10% ऐड, तो ये कितना आ जाएगा? करना पड़ेगा, 2,10,00,000 में 10% ऐड किया तो ये आ गया सर 2,31,00,000। अब देखते हैं सर, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखेंगे। सर हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर? 2,33,00,000। अब बात ये हो रही है सर क्या ये इसके बीच में कवर हो रही है? नो। क्या ये इससे ज्यादा एक्सीड कर रही है? यस। अब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% ऐड करने के बाद ज्यादा एक्सीड कर जाए तो उस केस में जो हमारा सेल कंसिडरेशन होता है वो क्या हो जाता है? हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल कंसिडरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेल कंसिडरेशन 2,33,00,000। ठीक, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये तो आप अभी निकाले हैं सर, कितना था? 94,33,500 ना, 94,33,500। ये अपन माइनस कर लेते हैं, माइनस 2,33,00,000 माइनस 94,33,500। तो ये आ रहा है सर 138,665,000। ठीक है,
ये आपका कैपिटल गेन आया है, अभी टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं आया, कैपिटल गेन आया है। अब बात ये होती थी सर, सेक्शन 54 आता था पिक्चर में, जहां पर हम घर बेच के घर खरीदते थे। अब कहानी ये थी सर वहां पर कि अगर कैपिटल गेन अमाउंट जो है वो अगर 2 करोड़ से कम हो, तो उस केस में 2 घर की एग्जेम्पशन थी, और इस बंदे ने 2 घर लिया भी है। देखो ध्यान दो, ये बोला था ना सर कि इसने 54 लाख ईच, 2 घर है सर, एक है दिल्ली वाला, एक है मुंबई वाला, तो आराम से, वेरी सिंपल सर, 2 घर मतलब ये आ जाएगा 54 लाख इंटू 2, तो ये आ जाएगा सर 1 करोड़ 8 लाख। ये इसमें से माइनस कर लो सर, 54 की एग्जेम्पशन माइनस कर लो, तो माइनस करता हूं मैं, 138 66500 माइनस 108, तो ये आ जाएगा सर 3066500। ये आ गया आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये आ गया आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, बिलीव मी ये क्वेश्चन हमारी बुक के, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में कराता हूँ उसी बुक के क्वेश्चन है। फिगर्स चेंज हुए हैं, सेम है, बाकी फिगर्स चेंज है, नाम तक कुछ सेम है सर, बस फिगर्स चेंज हो गए। अब फिगर तो चेंज करेगा ना, नहीं तो सर बच्चे तो रैंक ले आएंगे सर, ठीक है। चल ये सिंपल समझ आया सर, ये हमारा कैपिटल गेन निकल गया, टैक्सेबल कैपिटल गेन। अब आओ थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है ध्यान दो, the amount of capital gain taxable for the assessment year 23-24 in the hands of Mr. Ramesh for the sale of residential house property at Mumbai। तो मुंबई वाली प्रॉपर्टी बेचा है, आओ आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, यहां तक का यूज तो हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। On 28-2023, Mr. Ramesh signed an agreement to sell the house property at Mumbai to his friend, son Mr. Vishal for 58 lakh, from whom 19,000 was received in cash on 15/1/2023 as advance for signing the agreement to sale। मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन कैश में ले लिया पैसा, ये इसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि सर अगर एग्रीमेंट वाले दिन अगर आप कैश में पैसा ले लेते हो, तो सर उस केस में जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक की जाती, अब अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्री की लेंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये कि सर भैया हमने एक बात सीखी थी सेक्शन 54 में, हमने जो एग्जेम्पशन सीखी थी कि 54 की एग्जेम्पशन मिलती है, उसका लॉक इन पीरियड भी सीखा था 3 इयर्स। मतलब आपने जो नई प्रॉपर्टी ली है आप उसको 3 साल बेच नहीं सकते। अब इसने नई प्रॉपर्टी कब ली थी सर, देखो इसने नई प्रॉपर्टी ली थी सर 28/8/2022 को, बेच कब दिया सर 28/2/2023, कितने महीने बाद बेच दिया, ये बेसिकली 5 महीने, 5 महीने में ये प्रॉपर्टी बेच दिया। तो बात ये है सर 2 साल 3 साल तक ये बेच नहीं सकता था, 5 महीने के अंदर प्रॉपर्टी बेच दिया है। इस केस में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आओ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल पूछा है सर, कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, तो सिंपल सी बात है, एक तो इसने बेचा कितने में 58 में, 19,000 कैश में दे दिया, तो सर अब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है कब की लेना है, डेट ऑफ रजिस्ट्री की लेना है। सेल डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन, देखो आगे दिया हुआ है, सेल डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन 33/2023 ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट थ्रू अकाउंट पे चेक फ्रॉम मिस्टर विशाल, मतलब बाकी पैसा चेक से दिया है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई ऑन 28/2023 वाज एंड 33/2023 वाज 61 लाख और 64 लाख। हमें कौन से दिन की देखना है सर, हमें तो सर डेट ऑफ रजिस्ट्री की देखना है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्री की कितनी है 64 लाख। अब आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है सर, सेल कंसिडरेशन कितना है, सेल कंसिडरेशन है 58 लाख, इसमें क्या करेंगे हम 10% ऐड करेंगे, कितना होता है यार 58 लाख प्लस 10%, ये आ रहा है सर 63,80,000। अब अपन क्या करेंगे, चुपचाप प्यार से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी हमारी 64 लाख। अब हम चेक करेंगे क्या ये इसमें बीच में फॉल करती है, नो सर, क्या ये इससे ज्यादा है, यस, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सेल कंसिडरेशन होगा, क्या ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही हमारी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी, यस, यही हमारी क्या हो जाएगी सेल कंसिडरेशन 64 लाख। ये क्लियर हुआ। अब बात आती है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिखे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। दूसरी बात ये सर हमने खरीदा कितने में था 54 लाख में, पर क्या हमने 54 लाख में जो खरीदा था वो पूरी एग्जेम्पशन क्लेम कर ली थी लास्ट वाले घर से, यस पूरी एग्जेम्पशन क्लेम कर दी थी। तो जो एग्जेम्पशन अपन पहले क्लेम किए थे अब वो एग्जेम्पशन अपन क्या करेंगे कॉस्ट में से हटा देंगे,
तो हमारी जो अब कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी नील। तो उस केस में 64 लाख जो है, क्या ये पूरा का पूरा मुंबई वाले घर के केस में कैपिटल गेन आ जाएगा? यस, यही हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। वेरी सिंपल, इजी। आ जाओ सर। तो थर्ड वाले केस में हमारा कैपिटल गेन कितना है? 64। अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विशाल इफ एनी। विशाल के हाथ में बताओ भाई कोई टैक्सेबिलिटी है कि नहीं। अब भाई विशाल प्रॉपर्टी कितने में ले रहा है? 58 लाख। अब बात तो यही है ना सर, 58 लाख में ले रहा है सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 64 लाख। ऑब्वियस सी बात है, क्या डिफरेंसेस हैं सर? यस सर, डिफरेंस है। और डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस है 6 लाख का। क्या ये 6 लाख आईयूएस में टैक्सेबल हो जाएगा सर? यस सर, विशाल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपने मेहनत पहले ही कर ली है, यहां पर बार बार मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी सर, आपने तो पहले ही डिफरेंस निकाल लिया है। तो ये जो 6 लाख है ये टैक्सेबल हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं। देखो अमाउंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 6 लाख। अगला देखो, व्हाट शेल बी द अमाउंट ऑफ टीडीएस अवेलेबल विद मिस्टर रमेश इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ द हाउस एट ग्वालियर। ग्वालियर वाला जो घर बेचे उसमें टीडीएस का क्या इंप्लीकेशन है? हमने देखा सेक्शन 194 आईए एप्लीकेबल हो जाएगा। और टीडीएस की बात है तो टीडीएस है 1%। दिक्कत इसमें नहीं है सर, मैंने एक शॉर्ट्स में भी बोला था सर कि इसका क्वेश्चन आने के चांसेस है। और देखो एमटीपी में इसका क्वेश्चन दिख गया। 1% जो लेना है अपन को वो सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर देख के लेना है। तो सर हमारा सेल कंसिडरेशन, अरे सॉरी, हमारा सेल कंसिडरेशन कितना है? आओ, सेल कंसिडरेशन है 2 करोड़ 10 लाख। और हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी ली है सर? 2 करोड़ 33 लाख। दोनों में विच एवर इज हायर। हायर कितना है सर? 2 करोड़ 33 लाख। तो 2 करोड़ 33 लाख का 1% ये आ रहा है 2,33,000। तो आ जाओ सर, ये रहा ऑप्शन 2,33,000। समझ आया? सिंपल, मैंने आपको बहुत इजी और सिंपलेस्ट तरीके से सिखाया सर केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलो आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू वाले कंप्लीट करें इनकम टैक्स के। देखो मिस्टर मलिक एज 35 ईयर्स। पहले तो क्वेश्चन का क्या करना चाहिए अपन को? पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मलिक एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। आपको बोल रहे टोटल इनकम बताना है और कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मलिक एज 35 ईयर्स सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड दिया हुआ है, इट मींस 50,000 उसने पहले ही माइनस कर दिया है, दोबारा माइनस करने मत जाना। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 2,20,000। हमने एक बात सीखी है सर, आईएचपी के केस में जो लॉस होता है ना सर वो 2 ही लाख क्लेम कर सकते हो। बचा जो 20,000 है सर वो आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड। वेरी सिंपल। तो ये 2 लाख का लॉस तो आप किससे क्लेम कर सकते हो? सैलरी से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपकी सैलरी में अभी भी इनकम कितनी दिखेगी? 2 लाख की इनकम बच जाएगी सैलरी में। वेरी सिंपल। ठीक, अगला, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23 इज 2,30,000। पहले के सालों का आईएचपी का लॉस चला आ रहा है। हमने एक बात सीखी है सर, कोई भी हेड का लॉस एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया उसके बाद सर वो उसी हेड की इनकम से एडजस्ट होता है, दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाता। तो सर आईएचपी में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि टोटल लॉस कितने हो गए तो मैं बोलूंगा देखो 20,000 तो करेंट ईयर का हो गया, 2,30,000 जन्म पहले के जन्मों का चला आ रहा है, तो टोटल हो गया सर 2.50 लाख। ये आईएचपी का टोटल लॉस है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजनेस लॉस दिया हुआ है 1 लाख एंड बैंक इंटरेस्ट एफडी दिया हुआ है, तो बिजनेस लॉस आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बचा हुआ बिजनेस लॉस है 20,000, क्या वो सैलरी से एडजस्ट होगा? नो सर, नहीं होता है एडजस्ट। तो सर 20,000 एक तो ये, और 20,000 का लॉस है सर, ये है बिजनेस लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक, तो सर प्रैक्टिकली होना ही है, सैलरी की इनकम आ गई 2 लाख, आईएचपी में लॉस 2.50 कैरी फॉरवर्ड होगा और बिजनेस में 20,000 कैरी फॉरवर्ड। आओ ऑप्शंस देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ 2 लाख एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000 एंड बिजनेस लॉस ऑफ 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू अ सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। सर पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, तो दूसरा तो सही हो ही नहीं सकता, तीसरा हो ही नहीं सकता, चौथा तो नहीं आई थी, बकवास है। पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, ध्यान दो। आपको बताना है एज अ टैक्स कंसल्टेंट चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, देख लेते क्या बोल रहे हैं। हमको तो मान ही लिया ना वो टैक्स कंसल्टेंट। देखो, मिस्टर रमेश, महेश
and Suresh jointly owned a flat in Mathura, which was let out to Dr. Rajesh from 1/4/2022. The annual rent paid by Dr. Rajesh for the flat was 5,40,000. Okay, credited equally to each of their account. सर तीनों के अकाउंट में इक्वली क्रेडिट हुआ है, तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे तो हर के अकाउंट में 1.8 लाख क्रेडिट हुआ है। आप समझो, वो आपसे चेक कर रहा है, सर कौन सा सेक्शन चेक कर रहा है, 194I। अपन रेंट का पढ़ के आते हैं सर, जिसमें हमने लिमिट क्या सीखी है सर, 2,40,000 से एक्सीड करेगा तभी तो टीडीएस की इंप्लीकेशन आएंगे 194I में, प्रोवाइडेड ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर आएंगे सर जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड करना चाहिए और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर एक्सीड करना चाहिए। अब देखो आगे इससे रिलेटेड कुछ और बताया क्या। मिस्टर राजेश approached his tax consultant to seek clarity in relation of the deduction of tax on the payment of the rent. He informed his consultant that he occupied such flat for this personal accommodation and his receipt from profession during the previous year was 58 lakh. As a tax consultant, choose the correct answer. एक पहला पर्सनल पर्पस के लिए तो सर टीडीएस की बात ही नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी बात सर प्रोफेशन का केस है और क्या बोलते हैं 50 लाख से एक्सीड कर रहा है तो 194I ही एप्लीकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर जो रेंट रिसीव हो रहा है हर पार्टी के हाथ में वो कितना रिसीव हो रहा है 1.8, ये सर 2,40,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है, उस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो देखो ऑप्शंस, नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इट सिंस द रेंटल पेमेंट्स आर टुवर्ड्स फ्लैट ऑक्यूपाइड फॉर पर्सनल पर्पस, ना ये पूरा करेक्ट नहीं है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ये वाली तो बात ही नहीं आती। No tax is required to be deducted at source since the rent collected to each co-owner is less than 2,40,000. Yes sir, less than 2,40,000 है इसलिए बच गए सर, इसीलिए बच गए, ठीक है। और उसके बाद अगला देखो no tax is required to be deducted at source since Dr. Rajesh gross receipt during the, सर ये तो बकवास है, हम 1 करोड़ देखते ही नहीं है, 50 लाख देखते सर प्रोफेशन के केस में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन तो सर हमारी बुक का है, मैं अपने स्टूडेंट्स को रेसिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो मेरे को तो ऐसे ही क्वेश्चन याद है, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। मिस्टर आपको ये बताना है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है मिस्टर आशीष। देखो मिस्टर आशीष इज एन इंडियन सिटीजन एंड द मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन American bound Indian ship engaged in the carriage of freight in international traffic departing from Chennai on 25th April, ठीक है, during the previous year 2020. What should be the residential status? आपसे residential status पूछा है मिस्टर आशीष का। Assuming that he stay in India for the last previous year preceding previous year 20 to 23 is 365 days, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में 365 दिन 365 डेज ये इंडिया में रहे, एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 20 टू 23 इज 730 डेज, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पहले उसके पहले के 7 साल में 730 डेज रहा है वो, ठीक है। तो सर वो कब ज्वाइन किया शिप में 25 अप्रैल को, सर वो साइन अप कब किया शिप से 24 अक्टूबर को। चलो सर आराम से डेज काउंट करते हैं कितने दिन होते हैं, अपन को अप्रैल से लेके अक्टूबर तक दिन देखना है क्योंकि इतने टाइम पीरियड तक ये बाहर था। तो अप्रैल के हो गए 5 दिन, मई के 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, फिर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में आप 23 डेज लोगे। कारण है सर, कारण ये है सर शिप के केस में जिस दिन इंडिया से जा रहे हैं शिप और जिस दिन इंडिया में शिप आ रही है वो दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं होगा, तो टोटल जब आप करोगे तो ये 181 डेज आएगा जो बाहर के, तो आप इसको 365 से माइनस कर लो, ये 184 डेज इंडिया में आ रहा है। सर ये सेक्शन 6(1) का एक्सेप्शन है जहां पर 60 के बदले 182 डेज देखा जाता है, तो ये प्रीवियस ईयर में तो 184 हो गया, प्लस उसके प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में सर ये 365 भी हो रहा है सर, तो ये रेसिडेंट तो है। अब ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी, सर ये ऑर्डिनरी रहेगा, क्यों? क्योंकि 729 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है सर, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिंपल इजी क्वेश्चन, ठीक है। आगे आओ सर, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मई की आरटीपी में भी सॉल्व कराया है, सेम क्वेश्चन है, सेम मेरे हिसाब से स्टूडेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए
क्योंकि एग्जाम में आने के इसके बेहद चांसेस है। देखो, मिसेस आशा, aged 60 years and a non-resident in India, has a total income of 3 crore 20 lakh, comprising the long-term capital gain taxable under section 112 of 57 lakh, long-term capital gain taxable under 112A 65 lakh, and other income कितनी दी हुई है? 1 crore 98 lakh. What will be the tax liability for the assessment year 23-24, assuming that she has not opted for the provision of 115 BAC? वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, याद रखना ये नॉन रेसिडेंट है ना, तो नॉन रेसिडेंट के लिए स्लैब कितना लगता है? 2,50,000। तो यहां पर वो आपसे ये चेक कर रहा है कि कितने लोगों को मे की अमेंडमेंट ये पता है कि 112A, 112, 111A, तीनों को सर सरचार्ज के लिए 15% से ज्यादा नहीं देखा जाता है। ये बहुत अच्छे से मैंने पहले भी क्लासेस में सिखाया है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मे की भी एमटीपी में है ये। तो सिंपल है सर, कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। आप क्या करो, 57 लाख, ठीक है, 57 लाख, इसका 20%, ठीक, जो भी 20% आएगा उसमें प्लस कर लेना 15% सरचार्ज। उसके बाद कितना है, 65 लाख, सर 65 लाख है, इसमें सर आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है, याद है 112A में 1 लाख की एग्जेम्पशन है, तो सर 64 लाख, इसका सर 10% प्लस 15% कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लिख लेता हूं ना मैं इसको, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और थर्ड केस। थर्ड में सर उसकी इनकम 1 करोड़ 98 लाख, ठीक। उस केस में क्या करेंगे हम सर, 10 लाख में तो फिक्स है, 10 लाख में तो फिक्स है। उसके बाद जो बचेगा बैलेंस 1 करोड़ 88 लाख, ठीक है, 10 लाख में तो फिक्स है 112500, और बाकी में सर हम क्या करेंगे, 30% करेंगे, और जितना भी आएगा कर लेते हैं, एक बार कर ही लेते हैं। 1 करोड़ 88 लाख, इसका 30%, 56 लाख 40,000, और ये ऐड कर लेते हैं 112500, ये आ रहा है सर 57 ही ना, हाँ 52500। इसमें भी सरचार्ज लगेगा सर, प्लस 15% सरचार्ज। सर इसकी इनकम 1 करोड़ 98 लाख है ना, तो सर ये एक्सीड नहीं कर रही है 2 करोड़ से, तो उस केस में सरचार्ज कितना होता है, 15%, और 2 से 5 करोड़ पहुंचे तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर गए तो 37%। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट बस बच गया, अब फटाफट कैलकुलेशन करते हैं सर। इसमें 15% ऐड किया तो ये आ गया सर, लिखते हैं 6615,375, ये पहला, ठीक है। दूसरा केस है सर 64 लाख, इसका 10% या प्लस 15%, ये आ रहा है सर 7,36,000, ठीक है। ऊपर भी तो है सर 57 लाख, इसका 20% प्लस कर लो 15%, तो ये आ रहा है सर 13,11,000, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तीनों अमाउंट को अपन ऐड कर लेते हैं, प्लस 736,000 प्लस 6615,375, ये आ रहा है सर 866,2375, प्लस 4% भी कर लेते सर, प्लस 4%, ये आ जाएगा सर 900,8870, ये आ गया फाइनल टैक्स। सिंपल है सर, क्योंकि मैं मेन में कराया हूं, ये क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद है सर, सेम है, सेम फिगर्स भी बदला नहीं है सर, वही सेम क्वेश्चन दे दिया। तो ये मैंने आपके क्या किए, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करा दिए। आज मैं आपको क्या करूंगा सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो इनकम टैक्स के वो अपन कवर करेंगे सर, तो पूरा साथ में रहना, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते रहूंगा मैं आपको, टाइम टू टाइम चीजें सारी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एग्जाम में प्रोसीड करना है, क्या करना है। तो अगर आप मेरे साथ एंड तक बने हुए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी जीएसटी का भी बचा हुआ है, ठीक है, प्लस मैराथन भी आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, क्वेश्चन 1 देखते हैं डिस्क्रिप्टिव का। मैंने आपको क्या बोला था सर, कभी भी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन में ना सबसे पहले नीचे आके देख लो उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा,
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। आपसे बोला सर टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित, ठीक है, शोइंग क्लियरली द कंप्यूटेशन अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, मतलब अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है, आपको सबको कंप्यूट करके बताना है। एंड द टैक्स पेबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज्यूमिंग मिस्टर रोहित डज नॉट ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। ठीक है, आपको दो चीजें, टोटल इनकम और टैक्स पेबल दोनों करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, सिंपल है सर, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन और निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो, Mr. Rohit, working as a finance manager in ABC Limited, Kanpur, retired from the company on 31st October 2022 at the age of 60। सर ये कब रिटायर हो रहे हैं, ध्यान दो डेट को, अक्टूबर में रिटायर हुआ है सर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सर इन्होंने 7 मंथ्स की सर्विसेज प्रोवाइड की है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब अपन नीचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सर, तो हमें हर चीज 7 मंथ के प्रोस्पेक्ट में सोचनी है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। The following amount were received from the employer from 1st April 2022 to 31st अक्टूबर 2022। इन्होंने बोला सर एम्प्लॉयर से इसको 7 मंथ में ये सब चीजें मिली है, 7 मंथ के हिसाब से ये सब चीजें मिली है। बेसिक सैलरी मिली है 30,000। एक काम करते लिखते हैं सर, मैं अभी पूरे फॉर्मेट पे तो नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि अगर मैं पूरे फॉर्मेट पे लिखना स्टार्ट कर दिया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको एक बार रफ फॉर्मेट पे बताता हूँ बना के और चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मेरा काम मेन क्या है सर, एमटीपी में आपको मेन चीजें सिखाना, समझाना, कंसेप्ट रिकॉल करवाना। क्योंकि सर देखो, ये क्वेश्चन तो ऐसा तो आप भी जानते हो सर, एमटीपी के आंसर्स होते हैं, आप एमटीपी के आंसर्स तो देख सकते हो, बट जो एक कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ना, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वो मैं डेवलप कर रहा हूँ सर। तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी की बात हुई है सर, और इनकम फ्रॉम सैलरी में सर सबसे पहली चीज हमें क्या मिल गई है, बेसिक सैलरी मिल गई है सर। ठीक है, और हमें क्या चलना है, 7 मंथ्स का लेके चलना है। तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी है सर, 30,000। 30,000 इंटू 7, ये आ जाएगा सर 2,10,000। ठीक, उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद क्या दिया हुआ है, डियरेंस अलाउंस, लो भाई डी ए दिया हुआ है सर 20,000 इंटू 7, 1,40,000। ये इसका डीए हो गया। एक्सक्रेशिया लमसम, लमसम कितना है सर, 65,000। मतलब कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स, लमसम में पैसा कैश में मिला होगा मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म पे, 65,000। तो सर एक्सक्रेशिया जो है, ठीक है, कितना मिला है सर, 65,000। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में आगे और मूव करते हैं। इन एडिशन टू द अबव, द कंपनी हैज टेकन ऑन लीज अ रेसिडेंशियल हाउस एट कानपुर, पेइंग अ लीज रेंट ऑफ 9,000 पर मंथ। ठीक है, मिस्टर देखो कंपनी ने लीज में लिया और लीज कितना पे करती है, 9,000 पर मंथ। मिस्टर रोहित who was paying to the company 6,000 per month towards aforesaid rent vacated the premises on 31st October 2022। अब ध्यान से सुनना, एक अच्छी चीज बताता हूँ, सैलरी के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसकी गलती करते हैं। सैलरी के क्वेश्चन में कभी भी ना रेंट्री अकोमोडेशन जो रहता है वो हमेशा लास्ट में निकालना चाहिए, क्योंकि कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि सर सैलरी जो रेंट्री अकोमोडेशन में अपन सैलरी लेते हैं, वो सैलरी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हो सकता है आपको नीचे ट्रांजेक्शन्स में मिले। ऐसा नहीं है आप शुरू में निकालोगे तो गलत ही होगा। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में तो आप स्टार्टिंग में भी निकालोगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, सही निकलेगा। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ऑन अ सेफ साइड, मेरे को क्या पता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया बात, नहीं आया दूसरा क्वेश्चन आया तो आपको ये पता होना चाहिए सर नीचे और भी तो टैक्सेबल अलाउंसेस दिए हो सकते हैं ना। थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलते, थोड़े स्मार्ट तरीके से बनाएंगे क्वेश्चंस तो गलती होने के स्कोप कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इस क्वेश्चन में नीचे ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप रेंट्री अकोमोडेशन यहीं पर निकाल सकते हो सर। तो हमने बेसिक चीजें कैसे सीखी थी सर, रेंट्री अकोमोडेशन अगर सर एम्प्लॉयर भी लीज पे लेता है, एम्प्लॉयर भी हायर पे लेता है, तो क्या बोलते हैं अपन, एक्चुअल हायर चार्जेस पे कितना पे कर रहे हैं, 9,000 पर मंथ सर। तो 9,000 इंटू 7 मंथ्स की कहानी है सर, 63,000। दूसरा है सर 15% ऑफ सैलरी। अब ये 15% ऑफ जो सैलरी लेना है उसमें बेसिक लेंगे सर 2,10,000 प्लस डीए लेंगे सर। अच्छा हाँ, डीए पूरा नहीं ले पाओगे सर, क्योंकि डीए तो हमें फॉर्मिंग पार्ट वाला लेना रहता है। तो 40% आपने फॉर्मिंग पार्ट का है, तो 40% फॉर्मिंग पार्ट मतलब 8,000। 8,000 7 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 56,000। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात थी, गलती हो सकती थी सर। देखो मैं भी लिखने को लिख रहा था 1,40,000। ठीक है, ये आ गया 56,000 प्लस सर लमसम जो मॉनिटरी बेनिफिट्स है, हम यहाँ पर सैलरी में याद करो, कुछ स्टूडेंट्स को याद है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में जब हम सैलरी देखते थे तो सैलरी में ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देखते थे। तो मॉनिटरी बेनिफिट्स एक्सक्रेशिया मिले,
ये भी ऐड कर लेंगे। अब इसको करना पड़ेगा सर, 2,10,000 प्लस 56,000 प्लस 65,000, ये आया सर इंटू 15%, ये मेरा आ रहा है 49650। दोनों में विच एवर इज लोअर, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर तो यही आने वाला है सर। अब जब मेरे को एक बार पता चल गया ये लोअर है, लेस जितना भी एम्प्लॉय से रिकवर हो गया, एम्प्लॉय से भी तो रिकवर हुआ ना, देखो मिस्टर रोहित वाज पेइंग टू द कंपनी 6,000 पर मंथ, तो 6 7 42, 42,000 7 मंथ्स का माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7650। लो भाई, रेंट फ्री एकोमोडेशन 7650, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में ध्यान दो। कंपनी has also provided to Mr. Rohit a cooking range and a microwave oven owned by it. कंपनी का खुद का है, कंपनी उसने उसको यूज करने के लिए दिया है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 40,000, WDV भी दी हुई है 22,000। सर सिंपल सी बात है, हमने एक बात सीखी है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है तो उस केस में सिंपल है सर, जो एसेट है उसका 10%, एक्चुअल कॉस्ट का 10% कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4,000। अच्छा, अब लोचा क्या है सर, ये जो 4,000 है ये साल भर का है, 10% पर एनम है सर, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा सर, इसको भी तो 7/12 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 23333, ये आ जाएगा सर 2333। आप इसको माइक्रोवेव ओवन लिख लो, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगला देखो, मिस्टर रोहित हैज 2 sons. His second son was studying in a school run by the employer company throughout the financial year from financial year 2023. The educational facility was provided free of cost. Free of cost. The cost of such education in a similar school was 1,800 पर मंथ। तो सर हमने ये बात सीखी थी 1,000 से ऊपर होता है तो सर फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो यहाँ तो 1,800 है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेते भाई, यहाँ पर आएगा एजुकेशन फैसिलिटी 1,800 इंटू 7 मंथ्स, 1,800 इंटू 7 मंथ्स, सर ये आ जाएगा 12,600, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ठीक है। The employer company was contributing 7,000 per month to the central government pension scheme. Mr. Rohit contributed an equal amount. बहुत बढ़िया, ये सामने से आपको हिंट कर रहा है पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक तो इसका रिलेवेंस है सर 80CCD में डिडक्शन का, याद है पेंशन स्कीम में डिडक्शन का, वहां काम आएगा क्योंकि सर हमें तो टोटल इनकम निकालना है। दूसरा रिलेवेंस ये सर, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, क्या ये उसकी सैलरी का पार्ट होगा, यस डेफिनेटली सैलरी का पार्ट होगा। तो सर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है कितना है 7,000 पर मंथ है, तो 7 महीने के लिए कितना हो जाएगा 49,000, क्रिस्टल क्लियर। और कुछ बचा क्वेश्चन में, हाँ जी, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी आएगा सर। प्रोफेशनल टैक्स हमने सीखा था सर, प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर पे करता है पहले उसको सैलरी में इंक्लूड करते हैं, फिर इसके नीचे डिडक्शन लेते हैं, डिडक्शन ले लेंगे पहले सैलरी में तो इंक्लूड कर लें। उसके बाद देखो, subsequent to his retirement Mr. Mohit has started his own business. सर ये बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, बट एक काम करते हैं, चलो पहले सैलरी का पूरा कंप्लीट करते हैं फिर बिजनेस वाली चीजें भी पढ़ लेंगे सर, ठीक है। तो ये टोटल कर लेते हैं, 2,10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 65,000 प्लस 7,650 प्लस 2,333 प्लस 12,600 प्लस 49,000 प्लस 2,400, ठीक है। तो ये आ रहा है सर 4,88,983, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, माइनस सर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है अंडर सेक्शन 16, वो आती है सर 50,000। सर प्रोफेशनल टैक्स भी तो पे हुआ है ना सर, प्रोफेशनल टैक्स 2,400, ये भी माइनस हो जाएगा सर, माइनस करते हैं, माइनस 50,000 माइनस 2,400, तो ये आ जाएगा सर 436,583। समझ आया, ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी पूरी निकल गई। अब और नेक्स्ट में मूव करेंगे सर, पीजीबीपी, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमें पीजीबीपी से रिलेटेड भी कुछ चीजें मिल रही थी सर, ठीक है। आओ सर, ये रहा, ठीक है। सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट
Mr. Rohit started his own business on 15/11/2022. The result of the said business from 15/11/2022 to 31st March 2023 हुआ है, बिजनेस लॉस दिया हुआ है और करंट ईयर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। सर इस सिंपल सी बात है, बिजनेस लॉस हो या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हो, ये दोनों ही आप सैलरी से एडजस्ट नहीं करते हो, तो सर इस साल आप पीजीपी में कुछ भी नहीं दिखाओगे, डैश। उसके बाद अगला देखो, Mr. Rohit won a prize in a TV game show. He received a sum of 2,10,000 after deduction of tax at source at the tune of 90,000. सर हमने सेक्शन पढ़ा है टीडीएस का 194 बी और डबल बी, वहां पर हम ये पढ़ते थे सर 30% टीडीएस की बात है, तो सर प्रैक्टिकली 30% टीडीएस काट के कितना हो गया 2,10,000। पहले तो हम क्या करेंगे सर, आईयूएस में इनकम दिखाएंगे, ठीक है, विनिंग वाली इनकम। अरे विनिंग फ्रॉम क्या, लॉटरी नहीं, टीवी गेम शो है सर, टीवी गेम शो वाली इनकम है, टीवी गेम शो वाली इनकम है। कितनी दिखाएंगे सर, हम पूरी ग्रॉस अमाउंट दिखाने वाले सर, नेट टीडीएस अमाउंट मत दिखाना, नहीं तो एग्जाम में ब्लंडर हो जाएगा सर। और कोई आईयूएस की इनकम दी हुई है, देखते हैं। Mr. Rohit furnishes the under mentioned data relating to saving, investment and outgoings। मतलब प्रैक्टिकली जो नीचे दिया हुआ है ये आपको डिडक्शन से रिलेटेड बातें बताने वाला है। तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो एक ही इनकम है सर, ये 3 लाख, यही आउटर कॉलम में चले जाएगी। तो सर होगा ये कि अब हम क्या निकाल सकते हैं सर, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल सकते हैं सर। एक काम करते हैं, हमारी GTI आ जाएगी सर, कितना आ जाएगा, ये इसमें प्लस 3 लाख कर लो, तो ये आ जाएगा सर 7,36,583 माइनस डिडक्शंस करेंगे सर, और डिडक्शन में देखते जाते हैं सर। चलो कौन कौन सी डिडक्शन देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम with a private company, sum 30,000 for his son and 20,000 for his married daughter। वाओ, ये कंफ्यूज करना चाह रहे हैं सर। हमने सीख क्या है सर, एटीसी में डिडक्शन मिलती है लाइफ इंश्योरेंस की, और वहां पर लिखा हुआ सर मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, बच्चे लिखा हुआ है सर, वहां पर ऐसा मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बकायदा हमें एलआईसी का मिल जाएगा सर एटीसी में 50,000 का, एटीसी में मिल जाएगा सर 50,000, ठीक। उसके बाद एटीसीसीडी, एटीसीसीडी का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर, क्योंकि सर यहाँ पर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट किया है, और एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 49,000, ठीक, और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट किया है, याद है ना सर, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है। तो देखो, अच्छा एटीसीसीडी में अगर आपको याद हो तो 10% ऑफ द सैलरी देखते थे, ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, कहां गया, ये देखो, ये वाला पॉइंट था ना सर, कि एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया। अब जब बात आती है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना सर, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में आप 1,50,000 की लिमिट चेक नहीं करते हो, बट जब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो आप 1,50,000 की लिमिट चेक करते हो सर, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और भी इंपॉर्टेंट है सर, यहां पर जो एटीसीसीडी, देखो ध्यान से सुनना, एटीसीसीडी 1B एडिशनल 50,000 मिलता है ना सर, वो भी मिल जाएगा सर। तो इस केस में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना किया है, 49,000 ही तो किया सर, तो 49,000 किया, तो इस 49,000 को आप चाहो तो एडिशनल से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 49,000 है, क्या ये पूरा मिलने की बात होती है, यस, ये पूरा मिलने की बात आती है। बट बात आती है सर एम्प्लॉयर की, मेरे को मेन आपको ये बताना है कि एम्प्लॉयर का क्या 49 पूरा क्लेम कर पाओगे, क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर का भी क्लेम करने जाओगे तो सर आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर पाते हो, 10% ऑफ सैलरी क्लेम कर पाते हो, और सैलरी में आप क्या क्या लेते हो, बेसिक प्लस डीए। चलो एक काम करते हैं, हमारी जो सैलरी दी हुई है उसमें बेसिक और डीए वाली बात, तो देखो सर ये था बेसिक और ये था डीए, तो 2,10,000 प्लस 56,000, ये हो जाएगा सर 2,66,000, इसका 10% कितना हो जाएगा सर 2,66,000,
आपको मैं ये चीज याद दिला रहा हूं सर, कई बार स्टूडेंट क्या करेगा एग्जाम में, बहुत बड़ी ब्लंडर करेगा कि वो एम्प्लॉयर का भी 49,000 माइनस कर देगा। एम्प्लॉयर का 49,000 माइनस नहीं कर सकते, लिमिट है सर 10%। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर एम्प्लॉय के लिए भी तो लिमिट है 10% की। यस, आप सही बोल रहे हो, एम्प्लॉय के लिए भी लिमिट है, बट एम्प्लॉय को क्या होता है, एडिशनल बेनिफिट जो मिल जाता है वो कौन सा मिल जाता है, अभी बताया सर, 80CCD1B, 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है ना, जिसके कारण ये पूरा 49,000 क्लेम कर पा रहा है। समझ आई मेरी बात? इसीलिए सर यहां पर एम्प्लॉयर का 49,000 नहीं आएगा, एम्प्लॉयर का कितना आएगा सर, 26600। क्लियर हुआ? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मुझे लगता है एग्जाम में आपको ध्यान रखना चाहिए, गलती होने के बेहद स्कोप है। ठीक है, आगे आओ और देखते हैं क्या दिया हुआ है। Medical insurance premium of 22,000 for himself and 26,000 for his mother, age 82 years, paid by credit card. Very nice, आराम से मिल जाएगा सर। इसको इसकी मम्मी का भी मिल जाएगा, क्योंकि सर मम्मी के केस में लिमिट कितनी है 50,000, और इसका 22,000 इसने पे किया, तो टोटल 48,000। ये आ जाएगा 80D में 48,000। ठीक है, तो ये टोटल अपन कर लेते हैं डिडक्शन का, और आउटर कॉलम में कर लेते हैं माइनस। कितना है, 50 प्लस 26600 प्लस 49,000 प्लस 48,000, तो ये आ रहा है सर टोटल पूरा डिडक्शन का आ रहा है 173,600। ठीक है, 173,600 ये टोटल डिडक्शन का आ गया। अब अपन क्या करेंगे सर, इसको ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करके अपन क्या निकाल लेंगे सर, यहां निकालें, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये निकाल लेंगे सर अपन टोटल इनकम। ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस कर लेते हैं 735, नहीं 736,583, ये आ जाएगा सर 562,983, ये आ गया आपका टोटल इनकम। अब अपन को इसमें टैक्स निकालना है। जब अपन टैक्स निकालने जाएंगे तो हमें एक बात ध्यान रखेंगे सर, कि इसी में तो लॉटरी इनकम भी है सर। लॉटरी इनकम कितने की है, 3 लाख की है, और ये 3 लाख का 30% तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना आ जाएगा, 90,000। बहुत सिंपल, बट सर इसकी अदर इनकम भी तो हो जाएगी ना सर, माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 3 लाख माइनस किए तो ये आ गया सर 262,983। अच्छा, अब ये जो रोहित है, इसकी एज और सब देखना पड़ेगा ना सर। देखो, रोहित इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर और उसकी एज कितनी है, देखो 60 है। अब अगर उसकी एज 60 है तो सर इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने की मिलेगी, 3 लाख, तो इसमें तो टैक्स कितना हो जाएगा, निल, कुछ आएगा ही नहीं। तो ये 90,000 प्लस 4% कर लो, कितना आ जाएगा सर, 93,600, माइनस सर इसका तो टीडीएस पे हो गया ना सर 90,000 का, तो 90,000 का टीडीएस पे हो गया, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3600, ये आपका आ जाएगा टैक्स पेबल। समझ आई मेरी बात? आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। मुझे लगता है जो स्टूडेंट गलती कर सकता है वो है ये देखो, मैंने अलग से अलग कलर पे हाईलाइट करके बताया, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में गलती होने के बेहद स्कोप है। और दूसरा जो मेरे को लगता है एक गलती होने के और स्कोप है कि स्टूडेंट क्या करे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऊपर लेना भूल जाए। ये छोटी सी 2 मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो ऐसा ही क्वेश्चन इतना हाई लेवल का नहीं था, ठीक था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आगे भी और क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ सुरेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। अब देखो भाई इसकी इनकम दी हुई है, नीचे आओ पहले देख लेते हैं क्या निकालने बोल रहा है। अपन को निकालने बोल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ब्लड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक काम करते हैं सर, बाजू में ही लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अरे थोड़ा सा गैप करके लिखता हूँ, ये तो हौच-पौच हो जाएगा। सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कौन सी इनकम टैक्सेबल है कौन सी नहीं है देखते रहते हैं सर। चलो सबसे पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। सर इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली, दोनों के हाथ में टैक्सेबल है। मैं ऐसे टिक करते जा रहा हूं, आप आराम से समझ जाओगे सर, दोनों के हाथ में पूरी अमाउंट टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी लिख लेता हूं सर, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, आओ देखो अगली इनकम क्या दी हुई है, प्रॉफिट फ्रॉम, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, हाँ ये देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस
earned in Japan 70,000, of which 20,000 were received in India. The business was controlled from India. सर अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो हम ये पढ़ के आए रेसिडेंशियल स्टेटस, मैंने तो रिविजन में भी बताया था सर। देखो रेसिडेंट ये तो घर जमाई है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो ये घर जमाई है, इसके लिए तो सोच ही क्यों रहे हो। बात आती है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है और सर क्या बोलते हैं बिजनेस भले आउटसाइड इंडिया है, इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया है हो रही है, बट रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में भी पूरा टैक्सेबल होता है। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। अगर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर मान लो अगर यही नॉन रेसिडेंट के केस में पूछता तो नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ 20,000 टैक्सेबल होता सर, सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो रिसीव हो रहा है इंडिया में। आई बात समझ। अगला देखो अनटैक्स्ड इनकम, सर ये अनटैक्स्ड इनकम तो कभी टैक्सेबल होती भी नहीं है, दिमाग क्यों लगा रहे हो। रॉयल्टी ऑफ 4 लाख रिसीव फ्रॉम श्री रमेश अ रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सर देखो रेसिडेंट के हाथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो घर जमाई है, इसके लिए तो सोच ही क्यों रहे हो टैक्सेबल। बट बात आती है सर कि अगर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में क्या उसके हाथ में टैक्सेबल होगा? नो, उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बिजनेस से रिलेटेड इन इंडिया होता तो टैक्सेबल होता, ये तो आउटसाइड इंडिया चलेगा ना सर, इसलिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, यहां पर बिजनेस कंट्रोल हुआ था इंडिया से इसलिए हमने टैक्सेबल किया था, वहां कंट्रोल नहीं है इंडिया से इसलिए टैक्सेबल नहीं है। आई बात समझ। अगला देखो एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 90,000 इन भूटान एंड रिसीव देयर, सर ये तो टैक्सेबल है 90,000, आंख बंद करके टैक्सेबल है। सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ये अदर देन बिजनेस इनकम है, वो टैक्सेबल नहीं होगी सर। क्लियर। अगला रेंट ऑफ 73,000 फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई विच वाज डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट दुबई। तो सर 73,000 देखो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में अदर इनकम है टैक्सेबल नहीं होगी, पर जो 73,000 है ये सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी, बट इसमें भी माइनस हो जाएगा सर। 73,000 माइनस आपका आ जाएगा 30%, तो ये आ जाएगा सर 51100। आया समझ। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। बहुत सिंपल, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन, इतना कुछ टिपिकल लेवल पे था नहीं इस क्वेश्चन पे। फिर भी अगर किसी को कोई पॉइंट पे डाउट हो तो वो बिंदास पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं। Examine and explain the TDS implication in the following cases along with the reason thereof, assuming that the deductees are resident। लो भाई सामने से बोल रहे हैं डिडक्टी कौन है? रेसिडेंट, and having a PAN which has been duly furnished to their respective deductors, मतलब उन्होंने पैन नंबर भी दिया है। चलो भाई देखते हैं सर। Mr. Kunal received a sum of 10,20,000 as 20 on 28 Feb 2023 as premature withdrawal। ओहो, premature withdrawal from एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। जैसे मैं ये सुना मेरे दिमाग में सेक्शन 192A आ गया और वो बोलता था सर 10% टीडीएस, गनीमत पैन दे दिया है। 10% टीडीएस की बात आती थी 50,000 से ज्यादा अमाउंट एक्सीड करने पे। ठीक है, before continuous service of 5 years on account of termination of employment due to ill health। सर हम सैलरी जब पढ़ते हैं ना तो वहां पर जब हम प्रोविडेंट फंड पढ़ते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं सर कुछ केसेस है जहां पर प्रोविडेंट फंड से पैसा अगर विड्रॉ हो रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। कुछ केसेस में हम ये बोलते थे सर 5 साल से ज्यादा की सर्विसेज, सर या अगर उसकी हेल्थ खराब हो जाए या तो सर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाए, उन सब केसेस में एक्सेप्शन में फॉल कर रही है, तो ये एक्सेप्शन में फॉल करने के कारण 192A में टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था क्योंकि टीडीएस और सैलरी का कनेक्शन चेक किया है सर। ठीक है, अगला देखो। इंडियन बैंक सैंक्शन एंड डिसबर्स्ड अ लोन ऑफ 12 करोड़ टू बी लिमिटेड ऑन 31st December 2022। बी लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 1,20,000 एज अ सर्विस फीस टू द बैंक इंडियन बैंक फॉर प्रोसेसिंग द लोन एप्लीकेशन। फिर जैसे ये बोलता है सर मेरे दिमाग में सेक्शन 193 आ जाता है क्योंकि सर सेक्शन 193 में हमने बोला था सर कोई भी अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं बैंक्स को, ठीक है, तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है, सॉरी बैंक्स जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उस पर टीडीएस की बातें होती थी सर, बट इंटरेस्ट में सर्विस फीस भी इंक्लूडेड होती है, इंटरेस्ट में सर्विस फीस भी इंक्लूड होती है। बट यहां पर हो ये रहा है कि सर यहां पर ये पर्सन जो है बी लिमिटेड, मतलब कंपनी जो है बी लिमिटेड, ये बैंक को पे कर रही है, बैंक इसको नहीं पे कर रही है। बैंक इसको पे करती तो टीडीएस काट के पे करती, ये बैंक को पे कर रहा है, इसीलिए सर सेक्शन 193 का इंप्लीकेशन नहीं आया। आई बात समझ, मतलब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला देखो। मिस्टर आगम वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी इज ऑन अ डेप्यूटेशन फॉर 5 months फ्रॉम October 2022 टू Feb 2023 at Mumbai, where he pays a monthly rent of 32,000 for this 5 months, totaling to rupees 1,60,000। Rent is paid by him on the first day of the every relevant month। अब बहुत प्यारी बात, जब मैं रेंट पढ़ता हूं ना तो मेरे टीडीएस मेरे दिमाग में टीडीएस के दो सेक्शंस आ जाते हैं।
194 आई आ जाता है, और आई नहीं तो 194 आई बी भी आ जाता है। सर यहां पर आई एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि सर आगम जो है वो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन के लिए 194 आई एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात आती है 194 आई बी की। आई बी में भी सर तब एप्लीकेबिलिटी आती है जब रेंट की इनकम 50,000 से एक्सीड करे। सर यहां तो रेंट कितना है सर, 32,000 पर मंथ है, तो 50 से एक्सीड नहीं कर रहा है, इसीलिए 194 आई 1 आई बी में टीडीएस की बात नहीं आएगी। आया समझ? अगला देखो, Ms. Salla received a sum of 92,000 on 30th September 2022 towards maturity proceed of LIC taken on 1st October 2016, for which the sum assured was 80,000 and an annual premium was 10,000. Wow, nice. ये आपसे सेक्शन 194DA पूछ रहा है सर, ये तो मेरी बुक का ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली 1 लाख से कम सर आप रिसीव कर रहे हो तो 194DA का इंप्लीकेशन ही नहीं आएगा, और 194DA में टीडीएस की बात आती ही नहीं है। आई बात समझ? चलो आओ नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। मिस्टर मिश्रा, पहले तो अपन देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम, हमसे क्या पूछ रहा है सर? टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मिश्रा assuming that he does not offer the provision of section 115 BAC। ठीक है भाई, देखो मिस्टर मिश्रा is a finance manager in XYZ Private Limited. He gets a salary of 30,000 per month. He owns 2 houses, one of which has been let out to his employer. Wow, भैया इसने तो अपने एम्प्लॉयर को घर किराए पे दिया है, which is in turn provided to him as a rent accommodation. Very nice. एम्प्लॉयर ने उसको वही घर क्या किया, as a rent accommodation प्रोवाइड किया। Following details are furnished in respect of the 2 house property. तो पहले तो एक काम करते हैं, अपन सैलरी वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि सर सैलरी की इसकी इनकम भी है और कंप्यूटेशन भी आने वाला है सर। तो देखो मैं क्या कर रहा, अभी तो सर एक बार रफ में आपको लिख के चीजें समझा रहा हूँ। बेसिक सैलरी आ जाएगी सर 30,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा सर 3,60,000। अब आएगा सर रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हमने क्या बोला था सर, जितना भी हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पे करे ना सर। देखो तो कहाँ गया, ठीक है, ये देखो यहां पर फेयर रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट। यहां पर देखो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन लेट आउट टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अपने एम्प्लॉयर को दिया किराए पे, कितने पे दिया है सर 65,000। तो एम्प्लॉयर एक्चुअल हायर चार्जेस कितना पे कर रहा है 65,000। दूसरा है सर 15% ऑफ सैलरी, और यहां तो सैलरी मतलब सिंपल है सर 3,60,000, उसी का 15% होगा, 3,60,000 उसका 15%, ये आ जाएगा सर 54,000। और दोनों में विचएवर इज लोअर, तो लोअर कितना है 54,000। यही तो भाई अपन तो दोनों में विचएवर इज लोअर लेते हैं ना, तो यहां पर आ जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन आपका 54,000, सिंपल। इसके अलावा मेरे उम्मीद से तो और कुछ सैलरी का कुछ दिया नहीं है। देखते हैं नीचे देख लेते हैं एक बार। 17,000 वेयर पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं सर ये तो IHP में क्लेम करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये तो कैपिटल गेन वाली बात है। तो सर सैलरी में तो इसका सिंपल इतना ही है, इसकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी प्लस 36,000, अरे 3,60,000, इसकी ग्रॉस सैलरी। सर ग्रॉस सैलरी जो आ रही है ये आ रही है सर 4,14,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लो सर 50,000 का, तो इसकी सर हाँ इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ जाएगी सर, माइनस करो 50,000, ये आ रहा है सर 3,64,000, ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। अब करते हैं सर IHP की इनकम कैलकुलेट, क्योंकि सर 2 घर है और दोनों घर को इसने लेट आउट किया, एक अपने बॉस को किया और एक कोई आशा है जिसको लेट आउट किया। तो सर चलो आओ IHP में बचपन में हम खेलते थे सर, कैसे खेलते थे सर, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में विचएवर इज हायर, तो हायर में जाएंगे तो 75, उसको कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेंट से, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, तो वेरी नाइस। तो इस सर फर्स्ट हाउस के केस में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा सर 75,000। फिर हम क्या करते थे, एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से कंपेयर करते थे सर, ये दोनों में विचएवर इज हायर, हायर कितना है सर 75,000। तो हाउस वन का अब लिख लेता हूं मैं भाई, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो। सर हाउस वन का GAV आ जाएगा आपका 75,000, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में विचएवर इज हायर, ठीक। अच्छा उसके बाद आता है म्युनिसिपल टैक्स, अच्छा हाउस 2 का भी कर लेते हैं हाथों हाथ।
यहाँ हाउस 2 लिख लेता हूँ। हाउस 2 का भी सेम कहानी है सर, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में whichever इज हायर, तो 195 उसको कंपेयर करेंगे सर एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है सर? 285। स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं है सर, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर? 1,95,000। इसको कंपेयर किससे करते हैं सर? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से, दोनों में whichever इज हायर, तो ये आ जाएगा सर 2,85,000 GAV। ठीक है, लेस म्युनिसिपल टैक्स। सर म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल टैक्स कहाँ गया? पेड दिया हुआ 18,000 एंड 70,000, तो माइनस कर लेते हैं इसको। 80,000, 18,000 और 17,000 माइनस करते हैं यार, तो ये आ जाएगा सर 75,000 माइनस 18,000, ये आ जाएगा सर 57,000 और 2,85,000 माइनस 70,000, ये आ जाएगा सर 2,15,000। ठीक, ये आपका NAV आ गया सर, माइनस 30% कर लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है इसका 30%, ये आ जाएगा सर 64,500 और 57,000 का 30% 17,100 माइनस इंटरेस्ट भी तो आएगा सर। अब इंटरेस्ट की कहानी देखते हैं सर, क्वेश्चन में दी हुई है। अच्छा, ये रिपेयर वगैरह तो टाइम पास है सर, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, IHP में इन सब का रिलेवेंस नहीं बनता। इंटरेस्ट कितना है सर? 17,000 पेड was paid as interest on loan taken by mortgaging house 1 for the construction of house 2। तो इंटरेस्ट जो आप क्लेम करोगे वो हाउस 2 में क्लेम करना, या मत कर लेना। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं और माइनस करके निकालते हैं, ये आ रहा है सर 39900 और ये कितना हो जाएगा? 2,15,000 माइनस 64,500 माइनस 17,000, ये आ रहा है सर 1,33,500। ये दोनों को ऐड कर लो तो IHP की इनकम आ जाएगी सर 1,73,400। ये आपकी IHP की इनकम आ गई, सैलरी की आप निकाल के बैठे हैं सर। ठीक है, और एक कैपिटल गेन वाली बातें भी थी, चलो देखते हैं। During the previous year 20 to 23, Mr. Mishra purchased a rural agricultural land for 2,50,000. Stamp duty value of such property is 3 lakh. ओहो सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल एसेट ही नहीं होती, तो उस केस में सर ना टैक्सेबिलिटी ना कुछ नहीं होने वाला सर। तो सिंपल है सर, इसकी आप टैक्सेबल इनकम निकालना चाहते थे, तो टैक्सेबल इनकम में तो सर यही दो इनकम है जो आने वाली है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं सर। प्लस 364,000, ये आ रहा है सर 5,374,000, ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको समझाया और सॉल्व कराया। ठीक है, आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ध्यान दो सर। क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है किसका है सर, कैपिटल गेन का है, CII दिया हुआ है ना सर। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है सर, कैपिटल गेन चार्जेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 23-24। वाओ, ध्यान रखना सर, ऑल द वर्किंग शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। CII दिया हुआ, ठीक है, ओके फाइन। देखो, मिस्टर रियान ओन्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन नोएडा which was acquired on 9/9/2013 for 30 lakh. He sold it for 1,57 lakh on 7/1/2020। ठीक है सर, ये क्वेश्चन ना डिक्टो सेम मेरी बुक का क्वेश्चन है, सेम, मतलब फिगर तक नहीं बदला है सर, सेम क्वेश्चन, सेम एकदम सेम। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, चालू करते हैं नोएडा वाले घर से सर। नोएडा वाला घर, इसने सेल कंसिडरेशन कितनी है सर? 1,57 लाख माइनस सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सर, मैं तो ये अपनी बुक में करवाया हूं अपने स्टूडेंट्स को, तो मुझे याद है सर 2013 से लेकर 20, वैसे भी 24 मंथ से ज्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म है सर। तो 30 लाख इंटू, एक काम करता हूँ इसको ना इधर बीच में ही लिख लेता हूँ, 30 लाख इंटू, मुझे कब का CII चाहिए सर? 1920 का CII चाहिए सर। 1920 का है 289 डिवाइडेड बाय सर, ये प्रॉपर्टी है 1314 की 220, तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा, करना पड़ेगा 30 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 220, ये आ रहा है, ठीक है जो भी आ रहा है, माइनस 1,57 लाख। हाँ ये आ रहा है सर, इससे मुझे मतलब है, ये आ रहा है सर 1,175
9091, मैं राउंड फिगर कर रहा हूं सर, ये आया मेरा कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में और आगे मूव करते, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मिस्टर रियान यूटिलाइज द सेल प्रोसीड ऑफ द अबव प्रॉपर्टी टू एक्वायर एन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पंचकुला फॉर 2 करोड़ 5 लाख। सर इसने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है सर, वो नई प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो 2 करोड़ 5 लाख की खरीदी है। तो सर घर बेचिए घर, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन। कितनी एग्जेम्पशन सर, क्या पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? यस सर, 11759091 ये पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या हो जाएगा इसका? निल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, द सेड हाउस प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ऑन 31st October 2022 एंड ही परचेज्ड अनदर रेसिडेंशियल हाउस इन दिल्ली। देखो भाई, ये जो पंचकुला में घर खरीदा था 2 करोड़ 5 लाख का, उसको उसने बेच दिया सर। कब बेचा सर? 31 अक्टूबर 2022 को बेच दिया। तो बात ये सर, क्या ये 24 मंथ से ज्यादा है? यस, 24 मंथ से ज्यादा है। बट क्या ये 3 साल से कम है? यस, 3 साल से कम है। आप मेरी बात समझो, हम क्या बोले थे सर, सेक्शन 54 में क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स। जो भी आप नई एसेट्स लेते हो उसको 3 साल बेच नहीं सकते। इसने 3 साल से पहले बेच दिया। समझ रहे मेरी बात? इसने 3 साल से पहले बेच दिया। भले ही प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है बट बेचा तो है ना सर 3 साल से पहले। तो उस केस में देखो, उसके बाद बेच के सर 2 करोड़ 2 करोड़ 57 लाख की नई प्रॉपर्टी लिया और बेचा कितने में सर? 3 करोड़ 25 लाख। वाओ, मजा आएगा सर। तो देखो, सेल कंसिडरेशन 3 करोड़ 25 लाख, ठीक, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक स्टूडेंट ने बोला सर इंडेक्सेशन काहे कर रहे हो आप? भैया 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन है, बट यहां पर जो इंडेक्सेशन करने के लिए कॉस्ट लेना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, उसने नया घर जो खरीदा था वो कितने में खरीदा था सर? 2 करोड़ 5 लाख में खरीदा था। ध्यान दो, 2 करोड़ 5 लाख। इसमें आप माइनस कर दो सर, अरे यार ये क्या हो जाता है इसको, हाँ, इसमें आप माइनस कर दो जितनी वो एग्जेम्पशन पहले ले चुका है। आप बोलोगे सर क्यों माइनस कर रहे हैं जो पहले एग्जेम्पशन ले चुका है? रीजन ये है सर, क्योंकि इसने लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है, उससे पहले बेच दिया। तो 11759091 माइनस करते सर 2 करोड़ 5 लाख, अबे 2 करोड़ 5 लाख माइनस 11759091, ये आ रहा है सर 8740909। ठीक है, ये आ गया सर 8740909। अब इसमें क्या होगा? इंडेक्सेशन होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म तो है सर। अब इसने बेचा कब है? देखो सर, बेचा है इसने 22-23 में। 22-23 का कितना दिया हुआ है? 331 डिवाइडेड बाय सर परचेज कब किया था? 2020, तो सर ये है 2021। 2021 का कितना है? 301। इसको करता हूं मैं, 331 डिवाइडेड बाय 301। ठीक है, तो ये आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, इसको माइनस करता हूं मैं 3 करोड़ 25 लाख से। 3 करोड़ 25 लाख से माइनस किया मैं, तो ये आ गया सर मेरा कैपिटल गेन 2288। बाप रे, इतने बड़े फिगर है। 790, लिखते टाइम गड़बड़ मत कर देना सर फिगर्स। ठीक है, ये कैपिटल गेन आया। अच्छा, इसको भी बेच के साले ने क्या लिया है? घर ही तो लिया है। फिर से घर बेच के घर ही लिया है, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन फिर अप्लाई होगी। अच्छा, नया घर जो लिया है वो कितने का लिया है? आओ देखते हैं। नया घर जो खरीदा है सर वो 2 करोड़ 57 लाख का लिया है, तो फिर से पूरी एग्जेम्पशन ले जाएगा ये तो। 22887904, कैपिटल गेन टैक्सेबल कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ये स्टूडेंट को अपनी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, और इजी, मतलब ऐसा नहीं है टफ है, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में मेरे को एक दो जगह लगती है जहां पर गलती हो सकती है। एक स्टूडेंट को ये ध्यान रखना कि सर वो लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का, और दूसरा सर 24 मंथ से ऊपर है तो इंडेक्सेशन। ये 2 पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के अच्छे, जो ध्यान रखने वाली बात है। तो बाकी सिंपल मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, चलो उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन 4 क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। मिस्टर मनोज, अब भंजन पहले तो सर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में नीचे आके देख लेते हैं सर वो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर मनोज एंड मिसेस दया। ठीक है, इफ दे ऑप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। वेरी नाइस। वो ये जानना चाहते हैं सर कि अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट करता है तो उसके हिसाब से उसकी टोटल इनकम क्या होगी। देखो
Mr. Manoj, a bhajan singer of Rajasthan, and his wife Mrs. Daya furnishes the following information relating to the assessment year 23-24. ठीक है. Income of Mr. Manoj, professional bhajan singer, 5,65,000. Nice. Salary income of Mrs. Daya computed 3,80,000. Okay. तो यहाँ पर अगर बात की जाए हस्बैंड और वाइफ की, तो सर आप ध्यान दो, तो हस्बैंड की इनकम ज्यादा है, तो सर जब क्लबिंग की बात आएगी तो हस्बैंड के इनकम के हाथ में बच्चों की इनकम क्लब होगी सर. ठीक है. अगला देखो, लोन रिसीव बाय मिसेस दया फ्रॉम रामू एंड जय प्राइवेट लिमिटेड. मिसेस दया होल्ड्स 35% शेयर्स ऑफ द कंपनी. ओ माय गॉड सर, याद है हम डीम डिविडेंड का सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 222E. ठीक है, ये हम पढ़ते थे सर. इसमें हमने ये बोला था सर, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी ऐसे शेयर होल्डर को जिसका 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, उसको लोन या एडवांसेस देती है, तो उसे डीम डिविडेंड माना जाता है. ठीक है, यहाँ तो इसका 35% शेयर है. द कंपनी हैज इंकर्ड लॉस सिंस इट्स इंसेप्शन 2 years बैक. कंपनी का सिर्फ लॉस है. अरे भाई, हमने ये भी तो सीखा था सर कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए, और वो भी रेवेन्यू नेचर का. यहाँ तो कंपनी के पास लॉस ही लॉस है. तो इस केस में ये जो 2,50,000 दिए हैं, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा. बहुत प्यारा पॉइंट है, ब्रिलियंट पॉइंट है. इस पूरे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को यही लगा. ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं. इनकम ऑफ देयर माइनर सन गणेश फ्रॉम विनिंग सिंगिंग रियलिटी शो. ये कभी क्लब नहीं होता सर, उसका पर्सनल टैलेंट है. कैश गिफ्ट रिसीव बाय गणेश फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिस्टर मनोज ऑन विनिंग द शो. सर 21,000 ये टैक्सेबल तो है, बट 50,000 से कम, इसलिए टैक्स नहीं लगेगा सर, मतलब इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. इंटरेस्ट इनकम रिसीव बाय माइनर मैरिड डॉटर गुड़िया फ्रॉम डिपॉजिट विथ रामू एंड जय. सर ये क्लब हो जाएगा. सर ये जो इंटरेस्ट इनकम हुई है ना सर डिपॉजिट से, ये क्लब हो जाएगी. अच्छा, ये क्लब किसके हाथ में होगी सर? ऑब्वियस सी बात है, पापा के हाथ में क्लब होगी, क्योंकि पापा की इनकम ज्यादा है सर. तो 5,65,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा सर? ये 6,05,000 आ जाएगा. और इसकी तो इनकम 3,80,000 ही दिखेगी. बाकी का तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इजी था. अब खास बात क्या है पता है इस क्वेश्चन की? यहां पर आप लोग नोटिस किए होगे, तो मैंने बोला सर 40,000 को देखो ऐड करके निकाला. आपके मन में क्वेश्चन ये नहीं आया सर कि माइनर के केस में अपन सर सेक्शन 1032 होता है, अरे यार 1032 होता है सर, जहां पर हम 1500 की एग्जेम्पशन लेते हैं सर. आपने वो तो नहीं दी. मैंने आपको पहले ही बोला क्वेश्चन की खास बात क्या है सर, प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं, और अगर 115 बीएससी ऑप्ट करते तो उस केस में सेक्शन 1032 की 1,500 रुपए की जो बच्चों की एग्जेम्पशन है ना, वो हमें नहीं मिलती है. ठीक है, बढ़िया, सिंपल इजी पॉइंट था. मेरे को जो लगा ये लोन वाला अच्छा प्यारा सा पॉइंट है. और सर हो सकता है 1500 एक स्टूडेंट धोखे से गलती से डिडक्ट कर दे, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल इजी है. अगला देखो, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द इनकम एंड लॉसेस ऑफ ऋषि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. टैक्सेबल सैलरी इनकम दी हुई है सर, मतलब ये कहीं ना कहीं उसकी बातें होने वाली सर. ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, वो सेट ऑन सेट ऑफ वाली बात है. और बिलीव मी, ये क्वेश्चन मेरी बुक का है, एग्जैक्ट सेम है सर, फिगर्स भी चेंज नहीं हुए. मेरे को तो एकदम एज सच याद है कि सर देखो 3,40,000, 1,20,000. पहले तो आईएचपी का लॉस आपस में एडजस्ट हो जाएगा, ये आएगा 2,20,000. इसमें से सर आप 2 लाख का लॉस एडजस्ट कर सकते हो, और बाकी 20,000 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड. तो ये 2 लाख का लॉस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 1.6 लाख सैलरी में. ठीक, उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, देखो सर पी और क्यू क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? यस, ये आ जाएगा 2,18,000. बिजनेस आर एंड टी स्पेकुलेटिव, हमने ये सीखा था सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है. यस, ये इससे एडजस्ट हो जाएगा. अब जो बचा हुआ 10,000 का लॉस है सर, ये आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो जाता है. ये चीज ध्यान रखने वाली बात है. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कार्ड गेम दिया हुआ है सर, फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, ये तो कहीं एडजस्ट होता नहीं है सर. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो सर ये दोनों इनकम ऐड कर लेंगे तो ये 21,000. सर बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन है. इतने प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मजा आ जाएगा सर, सभी स्टूडेंट का टैक्स का पेपर जबरदस्त जाएगा. ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम आप आराम से टोटल करके निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विद रिगार्ड टू द कोटिंग आधार नंबर अंडर सेक्शन 139AA. सर थियोरेटिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया कि ये थियोरेटिकल है, ये आप देख सकते हैं, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर. ये मैंने आपका इनकम टैक्स की एमटीपी पूरी सॉल्व करा दी. तो लेट्स स्टार्ट. जीएसटी की एमटीपी सॉल्व करते हैं सर. ठीक है, पसंद आए तो इसे लाइक करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर भी करना. ठीक है, तो चलो जीएसटी की एमटीपी स्टार्ट करते हैं. उसमें सबसे पहला केस सिनेरियो,
केस सिनेरियो में सर मैंने पहले भी तरीका सिखाया था, अभी भी वापस बताता हूँ। डायरेक्टली केस सिनेरियो नहीं पढ़ना, डायरेक्टली केस सिनेरियो नहीं पढ़ना। सर आपको क्या करना चाहिए, बी स्मार्ट। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करना चाहिए। जब आप क्वेश्चंस पहले रीड करते हो ना, तो फायदा ये होता है, आप अपने दिमाग को गाइड करते हो कि देखो इस केस स्टडी में मेरे को ये सब चीजें मिलने वाली है, इससे रिलेटेड चीजें मेरे को ढूंढना है। तो होता ही है, आपका दिमाग प्रिसाइज हो जाता है, वही सब चीजों को ढूंढता है। और अगर आप पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना और डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ते हो, तो आपको दिमाग को पता ही नहीं होता है क्या चीजें ढूंढना है, फिर वो इधर उधर भागता है, तो वो दिक्कत आती है सर। ठीक है, तो सिंपल है सर, आप पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आपकी कोई और भी टेक्निक हो तो नो इश्यूज, बट मुझे लगता है ये टेक्निक ज्यादा काम आएगी आपके दिमाग को सही तरीके से गाइड करने में। ऐसे ही टैक्स का पेपर बहुत बल्कि होता है, लोगों से मिस्टेक होती है बहुत सारी चीजें याद रखने में। अगर आप प्रॉपर गाइड करके दिमाग को चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फंसोगे नहीं सर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन। सर आपसे पूछ रहे हैं क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ठीक है, फिर बाय विच डेट चंचल शुड अप्लाई फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम परमिशेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये पूछ रहा है सर। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड बातें हैं सर। कमिटेड इन द मंथली रिटर्न ऑफ जून। डिटरमाइन द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चंचल एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं सर। ठीक है, उसके बाद तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और मस्त वाली बात है, पता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो ना केस सिनेरियो में, तो उसकी सबसे बेस्ट बात क्या होती है पता है, उसके सीक्वेंस में आपको ऊपर चीजें मिलती है। मैं आपको प्रूव करता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। आओ इससे रिलेटेड ऊपर देखो, मिस चंचला इज अ डॉक्टर registered under GST as a monthly return filer having inpatient facility। inpatient facility मतलब सर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके इनर हॉस्पिटल। she availed interior decoration services from her spouse without any consideration being paid। देखो क्या स्पाउस रिलेटेड में कवर्ड है, यस स्पाउस रिलेटेड में कवर्ड है। हम पढ़ के आए सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, क्या वो टैक्सेबल होती है, यस वो टैक्सेबल होती है, सिंपल। शी ऑल्सो अवेल्ड IT रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ। सर सिस्टर इन लॉ के रिलेटेड में कवर्ड है, नो नॉट कवर्ड। विदाउट एनी कंसिडरेशन बोथ सर्विसेज वेयर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशन, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी सर, ये टैक्सेबल है एज पर शेड्यूल 1। आई बात समझ, अब आओ देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, which of the following is a correct statement, services availed from her spouse is a deemed supply, yes it's a deemed supply, तो क्या ये टैक्सेबल है, yes सही है स्टेटमेंट। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई, नो वो टैक्सेबल नहीं है। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, सर ये भी गलत है स्टेटमेंट। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई, इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, यस सर। तो ये दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही है, क्योंकि सर इंपोर्ट और सर्विस से रिलेटेड हमने क्या लॉ पढ़ा है कि सर अगर विद कंसिडरेशन है तो वो तो आंख बंद करके टैक्सेबल है, सोच के रहो। विदाउट कंसिडरेशन है तो हम ये देखते हैं सर कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, रिलेटेड पर्सन से है, तो उस केस में वो टैक्सेबल है। अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएंगे। तो सर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आया समझ, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो अगला है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखना सीक्वेंस में मिलेगी चीजें, वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन देखना कुछ अच्छा पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द कैंटीन सर्विसेज, तो कैंटीन सर्विसेज का ढूंढना है और देखना मिलेगा कहाँ गया। मिस चंचला प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस इन हर हॉस्पिटल, अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज इन हर हॉस्पिटल, ये अपने हॉस्पिटल में ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फेस, इसका क्वेश्चन अभी मिला नहीं है। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ये बात हुई नहीं है सर। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, इससे अभी मतलब नहीं हमें। शी इज ऑल्सो a consultant in other hospital and receive 40 lakh as consultancy fees from other hospital। ठीक है, आगे देखो, further she has also provided a canteen facility, इसी का तो क्वेश्चन है सर, and received 55,000 from inpatient। देख भाई, जो पेशेंट एडमिट है उससे रिलेटेड अगर कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो और उससे रिलेटेड पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया।
35,000 फ्रॉम पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट नहीं है उससे रिलेटेड जो मिल रहा है, क्या वो टैक्सेबल होता है? यस, ये टैक्सेबल है। 25,000 फ्रॉम द विजिटर्स, विजिटर तो वैसे ही डेफिनेटली टैक्सेबल है, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 25 कितना हो गया? 60,000। आओ सर, तो ये आ जाएगा, ये देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000। लेट्स बी स्मार्ट सर, स्मार्ट तरीके से पेपर सॉल्व करो, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नहीं करोगे तो सर देखो, एक मैं ऐसा नहीं बोल रहा सर आप लेबोरियस तरीके से या आपकी जो टेक्निक है वो गलत है। मुझे लगता है ये टेक्निक बहुत फ्रूटफुल है, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी सर एग्जाम में, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगला देखो, आगे क्या बोला है? बाय विच डेट मिस चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन केस नो एक्सटेंशन इज ग्रांटेड। और सर इससे रिलेटेड भी कुछ मिलेगा ऊपर। She filed GSTR 3B for the month of June with some errors. She filed the annual return for the said financial year on the 31st October of the next financial year, where the due date for annual return is 31st December of the next financial year. Okay. Proper officer of the department has cancelled the registration certificate of Ms. Chanchala suo moto, खुद से cancel कर दिया था, on 31st July. Order of the cancellation was served on 5th August. हर सर हम पढ़ के आते हैं, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। However, she applied for revocation of the same and got her registration restored back. सर हम पढ़ के आए सर, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन होता है सर, उसके 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। तो सर 5th अगस्त है, 5th अगस्त से अगर आप 30 डेज काउंट करने जाओगे तो अगस्त में होते हैं 31 डेज, तो 26 तो अगस्त का यही कवर हो गया। 4 सितंबर सर, 4th, 4th सितंबर आ रहा है समझ? 4th सितंबर, वेरी सिंपल। तो सर आओ, अच्छा एक स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछ सकता सर, सर इसमें एक्सटेंशन नहीं लिए, ये देखो लिखा तो है नो एक्सटेंशन इज ग्रांटेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 सितंबर, सिंपल। आगे देखो, मैक्सिमम टाइम परमिशेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन अ मंथ रिटर्न ऑफ जून इज। सर ये तो हम पढ़ के आए, ये तो अमेंडमेंट है सर, कि कितना टाइम पीरियड है आपके पास रेक्टिफिकेशन का, यही तो अमेंडमेंट है। स्टूडेंट को बहुत ध्यान से जाना चाहिए सर। 30 नवंबर, जो स्टूडेंट पुराना पढ़ रहा होगा वो बेचारा 20 अक्टूबर पढ़ रहा होगा, तो 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर है सर, ये ध्यान रखना। अगला देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या क्या एग्जेम्प्ट है? देखो, प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फेस टैक्सेबल होता है, ठीक है। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, ये एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन अ हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, सर ये टैक्सेबल है। रेंटिंग कब से एग्जेम्प्ट होने लगा? रेंटिंग एग्जेम्प्ट नहीं है सर, हॉस्पिटल वाली सर्विसेज जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है सर। कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय चंचला इन अदर हॉस्पिटल, सर कंसल्टेंसी है, डॉक्टर से रिलेटेड है, तो सर क्या ये एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगी? यस, ये एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगी। वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जो ये देखो, ये एक पॉइंट जो आप सोच सकते थे ना सर, कि ये देखो सर ये वाला पॉइंट तो कहीं कवर नहीं हो रहा है, इसका देखो अलग से क्वेश्चन था। मैं आपको इसीलिए बोला सर, ये टेक्निक से अगर आप चलो तो माइट भी पॉसिबल आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करे सर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ये हमसे पूछा था सर एग्जाम कौन सा है, तो एग्जाम कौन सा है? सेकेंड और फोर्थ, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ आया? अब 6 से तो सर केस सिनेरियो खत्म हुए, आगे के एमसीक्यू देखो। एन एग्जेप्ट सप्लाई इंक्लूड, वाओ ये तो जन्नत है, ये तो तीनों होता है सर, नील रेट वाला भी आता है, नॉन टैक्सेबल भी आ जाता है, ओनली एग्जाम भी आ जाता है। मतलब इंस्टीट्यूट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो जीती जागती जन्नत है सर। ये तो ऑप्शन डी है सर। डैश प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, सर ये आर्टिकल 265 है। अभी ना पिछले अटेम्प्ट में, मतलब मई 23 में भी आर्टिकल पेपर लीक हुआ था ना, तो मैंने देखा था सर एमसीक्यू में आर्टिकल का एक क्वेश्चन था। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आर्टिकल बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, बट मैंने एक क्वेश्चन पिछली बार भी देखा, एमटीपी में इस बार भी है, जरूरी नहीं है आगे आए, बट हो सकता है अभी अभी इंस्टीट्यूट पता नहीं आर्टिकल को लेके पूछ रही है, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, और सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बड़ा मजेदार होता है सर, मजा आता है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? आओ सबसे पहले आप देख लो वो क्वेश्चन में हमसे चाहता क्या है। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, आपसे प्यार से पूछ रहे भैया कितना जीएसटी पेबल इन कैश है, ये बता दो सर। बिलीव मी, ये क्वेश्चन सेम है सर, मेरी बुक का है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सेम। एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर ऑफ गुड्स पे, मतलब अमाउंट भी चेंज नहीं है। जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, इट हैड मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाइड इन अ टैक्स पीरियड। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है। सर एक काम करते बनाते हैं ना सर, चलो। अरे यार ये कैसी लाइन बन गई? बेटर, ठीक है। तो बात आती है सर, सबसे पहला होता है यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ठीक। फिर आता है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक। फिर आता है सर सीजीएसटी,
छोटा कर लेता हूँ, कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर आ जाता है SGST, फिर आता है IGST, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है, ठीक। बाकी आप एग्जाम में लिख के ही आएंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल इन कैश फॉर दिस असेसमेंट ईयर, जो भी पर्सन है, क्या नाम है, XT प्राइवेट लिमिटेड, पूरा लिख के आएंगे सर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे हम आउटवर्ड सप्लाई, पहला तो आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड में सर सबसे पहले है इंट्रा। आओ देखो सर, इंट्रा स्टेट कितना दिया हुआ है, 8 लाख, 8 लाख। GST का रेट कितना है सर, वो तो सदाबहार हमेशा 9980 ही रहता है, तो इंट्रा है ना, तो 8 लाख, अरे 8 लाख, इसका 9%, 72,000, 72,000। IGST में तो आएगा नहीं, इंट्रा है। अगला है सर इंटर, आप पूरे मेरे फॉर्मेट पे नहीं जाएंगे, मैं आपको भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ सर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, ये इंटर है। इंटर में 3 लाख का 18% कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 54,000 होता है, हाँ जी। तो ये आ जाएगा, यहाँ हटाओ, ये है 54,000, ठीक। आउटवर्ड सप्लाई में तो इतना ही है सर, तो ये आ जाएगा 72, ये भी 72, ये 54, ये आ गया ए। फिर बात आती है दूसरी, आगे बढ़ते हैं सर, ये है इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। इनवर्ड में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 2 लाख रुपीज इंट्रा, इंट्रा दिया हुआ है सर 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो 2 लाख का 9% कितना हो जाएगा सर, 18,000, 18,000। फिर है सर इंटर, इंटर में कितना दिया हुआ है, 50,000 सर, 50,000 इंटू 18%, 18×5 90,000 आ जाएगा सर, मेरे ख्याल से तो, अबे सॉरी 9,000 आ जाएगा, सॉरी 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 सर, ये कितना आ जाएगा, 9,000, मेरे ख्याल से तो इतना ही है यार, इंटू 18%, 9,000, ठीक है सर। उसके बाद देखो, ये आ गया 18, ये भी 18, ये भी 9। अगर आप इस फॉर्मेट से कर सको तो बेस्ट एग्जाम में, बस सेंटेंस पूरा पूरा लिखना, ये सेंटेंस मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा है सर, ठीक है। बाकी सर इसमें ओपनिंग बैलेंस भी है हमारे पास, देखो भाई क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस CGST का 50,000 और IGST का 70,000, आओ भाई लिखते हैं, CGST का 50,000, IGST का 70,000, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 68,000, ये है 18,000 और ये है 17, एक सेकेंड, ठीक, ये है 79,000, ठीक है। ये बात हुई। अब ये हो गया बी, अब इसके बाद ये ए हमारा आ चुका था, बी हमारा आ गया है, अब अपन क्या करते हैं, ए माइनस बी, ठीक। तो सर ऊपर दिया हुआ 72,000 माइनस 68,000, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। उसके बाद 72,000 माइनस 18,000, भाई 72,000 माइनस 18,000, 54,000 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा सर 79, 54,000 माइनस 79, 79,000, ये आ जाएगा 25,000। अच्छा ये नेगेटिव है ना, मतलब क्रेडिट है हमारे पास, तो अब ये 25,000 की क्रेडिट अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ध्यान देना सर, आपकी इच्छा, आपको जिससे पहले यूटिलाइज करना है, आप पहले CGST से यूटिलाइज करना चाहते हो तो CGST से करो, खत्म करो CGST को, ये डैश, यहाँ 25 लिख लेते हैं, ये भी डैश, बचा कितना 21, ठीक। तो 21 माइनस कर लिए, 54,000 माइनस 21,000, ये आ जाएगा सर 33,000, ये हमारा नेट GST पेबल। बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम में ऐसा पेपर दे देती है, जन्नत, बच्चे GST में पूरा मार्क्स लाएंगे, अनलेस अदरवाइज प्रेजेंटेशन में कुछ बिगाड़ दे, जन्नत है एकदम, मतलब डैम इजी क्वेश्चन को, डैम इससे भी इजी कुछ नहीं हो सकता सर, बहुत इजी क्वेश्चन है।
अगला देखो, Shri Krishna Private Limited, a registered supplier, furnishes the following information relating to the goods sold by it to Shri Balram Private Limited. Okay, ये क्वेश्चन हमें क्या बोलने वाला है सर? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने बोल रहा है सर। प्राइस ऑफ द गुड्स देखो कितना दिया हुआ है, 1 लाख। एक काम करते हैं, लिखते जाते हैं, हाथों हाथ निकाल लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स देखो, अच्छा आगे लिखा हुआ एक बात है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 3, 5 एंड 6। 3, 5 और 6 को मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स में एडजस्ट नहीं किया गया, तो ठीक है सर। म्युनिसिपल टैक्स है सर। अब बात ये आती है सर, क्या म्युनिसिपल टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा? सर म्युनिसिपल टैक्स तो ऐड होता ही है ना सर, तो ये म्युनिसिपल टैक्स तो ऐड हो जाएगा। हम पढ़ के आए इंक्लूजन में टैक्सेस, वो जीएसटी वाले टैक्सेस को हटाते हैं, बाकी सब टैक्स ऐड करते हैं, तो म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो गया। अगला है इंस्पेक्शन चार्जेस। सर क्या ये भी ऐड होता है? यस, इंस्पेक्शन चार्जेस भी ऐड होता है। अगला दिया हुआ है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट। ठीक है, प्राइवेट सब्सिडीज है, गवर्नमेंट सब्सिडी होती है तो सर उसको क्या बोलते हैं? देखो सब्सिडी का तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वैल्यू सप्लाई में नहीं आती है, प्राइवेट की सब्सिडी है तो सर वो वैल्यू सप्लाई से माइनस नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने माइनस किया तो उसको एड बैक कर देना। तो सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक टू द गुड्स सप्लाइड। मैंने हमेशा स्टूडेंट को एक बात बोली है, अगर सब्सिडी का पॉइंट दिखे ना तो नीचे आके ना कभी भी पढ़ा करो नोट, क्योंकि नोट मिलेगा सर। नोट है प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव, मतलब जो सब्सिडी रिसीव हुई है वो पहले ही प्राइस में एडजस्टेड है। तो अपन क्या करेंगे सर, ये प्राइवेट की सब्सिडी है तो इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड। ठीक है, उसके बाद देखो लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आहा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वेरी नाइस। कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट दे दे या लेट फीस दे दे तो इनमें हमेशा जीएसटी इंक्लूडेड होता है। कभी भी ना इसमें से जीएसटी हटाना, मतलब कहने का मतलब ये 1000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करना, तो आपको पता चलेगा बिना जीएसटी के अमाउंट कितना है। ये एक सबसे बड़ा स्कैम है एग्जाम में, स्टूडेंट हमेशा फंसता है क्योंकि वो ये भूल जाता है कि लेट पेमेंट और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट में जीएसटी पहले ही इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड द लेट फीस, हाउएवर दिस चार्जेस आर अल्टीमेटली वेव बाय, लो ये तो वेव कर दिया, तो ये तो हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, छोड़ो, टेंशन ही नहीं, बात ही खत्म। वैसे ये क्वेश्चन मेरी बुक का ही है। Waitment charges, such charges were paid by Shri Balram Private Limited to Radhe Private Limited on behalf of the Shri Krishna Private Limited। सर ये ऐड हो जाएगा, कोई किसी के behalf में पे कर रहा है सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है सर, ये इंक्लूजन्स में पढ़े हम, तो ये कितना आ जाएगा सर, 1 लाख प्लस 2000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 2000, ये आ जाएगा सर 1,69,000। समझ आया? ये आपका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का भी देखते, ध्यान दो। देखो बी वाला क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन वेदर द सप्लायर्स इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर द सेक्शन 10(1), 10(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइडेड देयर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। मतलब पिछले साल उनका 1.5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड नहीं किया। देखो भाई, मोर एंटरप्राइजेस इज एंगेज्ड ओनली इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला। ओ भाई सर, कंपोजिशन स्कीम में अपन पढ़ के आए सर, पान मसाला सर नोटिफाइड गुड्स में आ जाता है, बट सर याद है पान मसाले का मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, ट्रेडिंग वाला पर्सन तो ले सकता है। इसका क्वेश्चन एमटीपी में 2023 में भी है, अभी भी पूछा है, सेम क्वेश्चन है, नाम बदल दिया है सर। अच्छा पॉइंट है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडर है पान मसाले का, मिल जाएगा सर, मैन्युफैक्चरर होता तो नहीं मिलता, ध्यान रखना। Sugam manufacturer has registered office in Punjab and Haryana and sell the goods manufactured by it in the neighboring state। भैया भैया सुनो सुनो, आप इंटर स्टेट नहीं ट्रांजेक्शन कर सकते। अगर आपको कंपोजिशन लेवी लेना है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आर नॉट अलाउड। सर इंटर स्टेट तो तब अलाउ होता है सर जब सेम पैन नंबर से हो। अब यहाँ पर सेम पैन नंबर तो दिया नहीं है सर, वो तो बेच रहा है किसी दूसरे पर्सन को, बेच रहा है, तो इस केस में, ये वाले केस में, सुगम वाले केस में कंपोजिशन लेवी नहीं ले पाएगा। फर्स्ट वाले केस में तो ले सकता है क्योंकि वो ट्रेडर है, सेकंड वाले केस में नहीं ले पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उदय सिंह रजिस्टर्ड सप्लायर has received advance payment with respect to services to be supplied to Sri Raman. His accountant asked him to issue the receipt voucher। सर मई 23 के एमटीपी का सेम क्वेश्चन है, सेम।
एडवांस पे किया है, बाद में सर्विसेज के लिए कैंसिल हो गया, तो सामने वाले को क्या इशू करना पड़ेगा? सर रिफंड वाउचर। सेम क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट किया होगा तो सेम, ठीक है? आगे ध्यान दो। इसीलिए बोल रहा हूँ सर, लास्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी देख के जाना, नहीं देखोगे बवाल कर दोगे सर। मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग। सर मेरे को ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट आलस में क्या कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए सर। ये पिछले बार की एमटीपी का क्वेश्चन है सर। 50,000 और हाउएवर आफ्टर जनरेशन ई-वे बिल ही फाउंड अ मिस्टेक इन द ई-वे बिल एंड वांट टू एडिट इट। सर ई-वे बिल एडिट नहीं होता सर, ई-वे बिल तो कैंसलेशन होता है सर, और वो भी 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल कर दो ई-वे बिल, न्यू ई-वे बिल जनरेट कर लेना सर। ये सेम क्वेश्चन है पिछली बार की एमटीपी आरटीपी का सर। अगला देखो, जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। हाँ, ये नया क्वेश्चन हुआ ना। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, नहीं सर। एडवांस के केस में, गुड्स के केस में, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में एडवांस अगर मिलता है तो टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। हाँ, सर्विसेज में एडवांस के केस में टैक्सेबिलिटी आती है, प्रोवाइडेड इनवॉइस अगर 30 डेज के अंदर हो गया होगा तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और 30 डेज के अंदर नहीं हुआ होगा तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। गुड्स के केस में तो सर एडवांस मिल भी गया होगा तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती। उस केस में हम ये देखते हैं सर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर जिस दिन सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर देखते हैं सर। बहुत सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है सर। If the return has been filed, how can it be revised? सर जीएसटी के रिटर्न रिवाइज नहीं होते सर, अमेंड होते हैं। जीएसटी के रिटर्न रिवाइज नहीं होते, अमेंड होते हैं। और अमेंड से रिलेटेड सर लॉ बहुत सिंपल है सर, कि आपको टाइम लिमिट के अंदर अमेंड कर सकते हो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के टाइम लिमिट के अंदर अमेंड कर सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है सर, कोई टेक्निकल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इतना इजी पेपर देते स्टूडेंट जन्नत है सर, जीएसटी में पूरा मार्क्स लाएंगे सर, एक्सेप्ट कोई थ्योरी लिखने में मिस्टेक कर दे, अदरवाइज तो पूरे मार्क्स आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये मैंने आप लोगों की एमटीपी सॉल्व कराई। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कोई चीज नहीं समझ आई तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा सर। टेलीग्राम में कनेक्टेड रहो, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है? चलो सब अच्छे से पढ़ो। अभी जीएसटी और इनकम टैक्स का मैराथन आना बचा है, साथ में बैठ के मैराथन भी करेंगे, और एमटीपी भी आनी बची है एक और, तो वो भी साथ में करेंगे। चैनल में बने रखना और फ्रेंड्स तक शेयर करना इसको, ठीक है? और लाइक करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।